हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आया है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 14/3/2021 सेकंड शिफ्ट में, आज उसका क्वेश्चन लेके आया है। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे 14/3/2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो आज का सेशन लेके आए हैं इसका भी क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का ये सेशन जो अभी हम लोग कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस एग्जाम का जो हुआ है 2010 से लेकर 2022 तक, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 14/3/2021 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो उस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अबहट्ट। क्या हो जाएगा? अबहट्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता को विद्यापति ने अबहट्ट भाषा में लिखा है और विद्यापति ने संस्कृत, अबहट्ट और मैथिली भाषाओं में रचनाएं की है, याद रखिएगा। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है शैव सर्व स्वसार, उसके बाद भू परिक्रमा, उसके बाद गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, याद रखिएगा ये सब। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो में दिया हुआ है कि इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्यूट कैन बी फॉलोज। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था। किस कहानी में लहना सिंह जो है वह प्रमुख पात्र था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था में लहना सिंह जो है वह प्रमुख पात्र था। और उसने कहा था 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है, और इस कहानी का जो मुख्य पात्र था वह लहना सिंह ही था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जयप्रकाश नारायण जो है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। और यह जो है एक साहित्य की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध है। उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उनके किस उपन्यास पर मिला था। सही आंसर हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसी उपन्यास के लिए जो है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह मिला था। उसके बाद अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कह रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू द क्वेश्चंस दैट इज गिवन बिलो। और वो सेंटेंस है कि इन अचीव्स मैरिज इज ए प्राइवेट अफेयर, और उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेने एंड नेमेका बिलोंग टू IVO ट्राइब। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। लिखा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड मिल्स टू बी बिफोर आई स्लीप एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दीज लाइन्स लाइक्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोइम। ब्लैंक्स है, उसके बाद फिर रिटेन बाय, फिर से ब्लैंक है। तो यहाँ का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हो जाएगा कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, और उसके बाद जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखेंगे कि निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप में काव्य किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवर सहाय जो है सीढ़ियों पर धूप का काव्य जो है यह किसका है, तो रघुवर सहाय का, याद रखिएगा। इसके अलावा बात कीजिए अगर इनकी एक प्रमुख रचनाएं की तो आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो जल्दी हंसो और रास्ता इधर से, ये जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर
8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना की रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना की जो रचयिता है वो है हरिशंकर परसाई। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन फिर से पैसेज दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, एक पैसेज जो है इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर नेचर्स इंटरवेंशन फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन गोज ऑन। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि विदाउट कॉन्शियस कोऑपरेशन ऑफ मेकिंग। लेखक के अनुसार जनसंख्या के समायोजन के लिए प्रकृति का हस्तक्षेप संबंधित मानव के सचेत ज्ञान का सहयोग के बिना भी चलता रहता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इट। और वो सेंटेंस है कि ए नोटिस शुड ऑलवेज बी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कि फॉर्मल, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। एक नोटिस का हमेशा औपचारिक, संक्षिप्त एवं मुख्य बिंदु पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अरीला, सब देवताओं से न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ताज बीजी। ताज बीजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, दिस सेंटेंस डज नॉट मीन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए में इट इज ड्रिजलिंग। इट इज ड्रिजलिंग हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए मुहावरे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ है रेनिंग हैवी रेन अर्थात अत्यंत भीषण वर्षा, तेज गति से बारिश होना। अतः यहाँ पे जो है विकल्प ए यहाँ पे तेज वर्षा के विपरीत अर्थ प्रकट करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ एक पोएम दिया हुआ है यहाँ पे जो है, देखिए पोएम दिया हुआ है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप लोग। और उस पर जो क्वेश्चन बना हुआ है वो है कि 40 नंबर क्वेश्चन बना, द डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर इन द पोएम एंड द इंग्लिश चाइल्ड लाइज इन दियर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिलीव्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फिर इसका 14 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर इन द पोएम एंड द इंग्लिश चाइल्ड लाइज इन दियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में बिलीव्स हो जाएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के कवि कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में कि गौलिब किसकी रचना है? गौलिब जो है किसकी रचना है? तो यह है त्रिलोचन की रचना। त्रिलोचन की जो रचना है वो है गौलिब, और त्रिलोचन का जो मूल नाम है वह वासुदेव सिंह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए फिर से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए उसके बाद एक पैसेज दिया हुआ है। तो ये पैसेज जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जाके जो है इस पर क्वेश्चन बना हुआ है, देखिए यहाँ पे कि द सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ द पैसेज इज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में अर्थक्वेक एंड द डैमेज दे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर नामक रचना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुमार गंधर्व की। भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर, यह जो रचना है वो किसकी रचना है? तो कुमार गंधर्व की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में है कि ही टोल्ड अस दैट द हैड रीड मिल्टन इन ए प्रोज ट्रांसलेशन व्हेन ही वाज 14। द प्रिंसिपल क्लॉज इन द एबव सेंटेंस इज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ही टोल्ड अस। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड अस, वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स की कहानी है इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 4 यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 22 कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40।
अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यों की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं और राज्य विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं कि IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 11। IFSC कोड में टोटल कितने अंक होते हैं, तो 11 कोड होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह कब अस्तित्व में आया था, ये आया था 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शांति स्थापित करने के लिए हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कि पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 में हो जाएगा सी, 2 में हो जाएगा डी, 3 में हो जाएगा ए और 4th में हो जाएगा बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो है झारखंड। वहीं अगर बात किया जाए कि भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्यों का क्रम, तो मध्य प्रदेश जो है सबसे पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है झारखंड और माफ़ कीजिएगा राजस्थान, और तीसरे स्थान पे जो है झारखंड हो जाएगा। अतः भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ष 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, असम। असम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य असम में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। असम में महिला साक्षरता दर कितना है, तो 66.3% है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 29 नंबर की विश्व नगरी यानी कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो यह किया गया था जीन गोटमैन के द्वारा। जीन गोटमैन के द्वारा जो है विश्व नगरी शब्द सबसे पहली बार जो है प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। तो इनके जो जन्मदाता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ज्ञातव्य हो कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1961 ईस्वी में बेलग्रेड जो है बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर की अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वह प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर की राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। सही आंसर हो जाएगा 318। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद जो है बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 318 है। और उल्लेखनीय है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, 1956 ईस्वी में किया गया और इसके अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि पंडित हृदय तथा नाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर जो है इसके सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16 है। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जिला जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वह है कि चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बेबर बिहार जो है ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बेबर जो है सुमेलित नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में स्थानांतरित कृषि और संबंधित राज्य के जोड़ों में विकल्प डी असुमेलित है, अर्थात बेबर नामक स्थानांतरित कृषि जो है बिहार में प्रचलित न होकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मंडल में प्रचलित है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 37 नंबर कि आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासन में ही आयुर्वेद का महान विद्वान चरक जो है वह उससे संबंधित थे। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कनिष्क के काल से संबंधित है, याद रखिएगा। और उल्लेखनीय है कि चरक जो है कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की, जो औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। किसकी रचना की थी? तो चरक संहिता की, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में कि केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है केसर के लिए सही आंसर हो जाएगा। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है, और इसे जाफरान भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? जाफरान भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय जो है वह कितनी थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है 972 रुपया, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम जो सिद्धांत है वह है दैवीय सिद्धांत, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। राज्य जो है वह मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है कौन। उसका कार्य जो है वह कौन करता है, तो यह किया जाता है राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। ठीक है, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वही जो है लोकसभा का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन 44 नंबर में है कि परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1 और 4 जो है वह परिवर्तन होगा। 1 में दिया हुआ है कि मूल्य स्तर में वृद्धि होगा और 4 में दिया हुआ है कि रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पे जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। यह कथन जो है यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर की पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वामित्व। क्या हो जाएगा? पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्तिगत स्वामित्व हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप का है और इसके बाद क्रमशः अफ्रीका और यूरोप इत्यादि का स्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी कितनी। सही आंसर हो जाएगा 243। बिहार विधानसभा बात कीजिए अगर वर्तमान में भी तो इसकी जो विधानसभा सदस्य संख्या है वो कितनी है, 243 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर की मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और राजाओं, नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में कि वर्ष 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो वह विधेयक था दहेज निरोध विधेयक। दहेज निरोध विधेयक के जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1961 ईस्वी में आइए देखते हैं। देखिए वर्ष 1961 में पहली बार संसद के दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोध विधेयक के लिए बुलाया गया था और ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त
संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अब तक कुल 3 बार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कितनी बार? 3 बार जो है अब तक संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन जो है वह बुलाया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार बनते रहता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन में कि ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंग फुत्से। किस नाम से? कुंग फुत्से के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं आप। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण है वह राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है वह किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो है अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाकर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो ये निर्णय करता है बहुमत से आयोग स्वयं। बहुमत से आयोग स्वयं जो है निर्णय करता है। भारतीय संविधान के भाग 15 तथा अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रछाया। क्या कहलाता है? प्रछाया कहलाता है, यानी अम्बरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन में है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है? 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल के सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है, याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है कि विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद के जो संस्थापक थे वह थे एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ही जो है वह नाजीवाद के संस्थापक कहे जाते हैं। और इसका उदय कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर की राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो वह नवीन जाति था कायस्थ। कौन था? कायस्थ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो है कौन था? तो वह थे बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक जो है, अंतिम मौर्य शासक वह था बृहद्रथ। और मौर्य वंश का अंतिम शासक उल्लेखनीय है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया और उसके बाद जाकर वह शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है और पृथ्वी की त्रिज्या को 64,000 किलोमीटर मानते हुए, माफ कीजिएगा 6400 किलोमीटर मानते हुए इस एंटेना की प्रसारण दूरी रेडियो क्षितिज दूरी का आकलन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर भी 32 किलोमीटर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग ये न्यूमेरिकल्स को आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें दिया हुआ है कि किसी तापमापी पर हिमांक -20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु जो है 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस निम्न में से कौन सा पढ़ा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 डिग्री सेल्सियस जो है हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, भारहीनता होती है क्या? तो भारहीनता जो है वह गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही भारहीनता कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, निम्न यौगिकों में से कौन सा अणुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट जो है आपका अणुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों के दोनों है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर की दिया हुआ है कि क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में क्लोरीन की संकरण अवस्था क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी sp3d हो जाएगा इसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 67 कि तारे का रंग इंगित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप। तारे का रंग इंगित करता है क्या चीज़, तो ताप। अगला देखेंगे 68 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम यानी कि किण्वक के लिए सत्य नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका किण्वक जो है सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यह होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 70। आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद तथा 1 निलय किस में होता है, तो यह होता है मेढक में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर की किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में बदल जाता है। तो वो जीवाणु है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको आप LAB भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, लकड़ी है एक क्या। तो लकड़ी जो है एक प्राथमिक ईंधन है। लकड़ी क्या है, एक प्राथमिक ईंधन है। नेक्स्ट 73 में देखेंगे निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पी है। सही आंसर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहलाता है। टेरिडोफाइट संवहनी क्रिप्टोगैम्स है। टेरिडोफाइटा वे पौधे हैं जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, याद रखिए। टेरिडोफाइटा जो है वे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि पुष्प नहीं पाए जाते हैं और इन पौधों में बीज नहीं पाए जाते हैं, अतः इनके नए पौधे का विकास जो है बीजाणु यानी कि स्पोर्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, पृथ्वी का पलायन वेग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, याद रखिएगा, और तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो है देखेंगे अब हम लोग, पास्कल इकाई है किसकी। सही आंसर हो जाएगा दाब की। पास्कल जो है किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है। नेक्स्ट 76, निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम प्लस। सोडियम का जो है आकार न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले ना चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है किसकी। तो ये परत होती है टेफ्लॉन की। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले और ना चिपकने वाले बर्तनों पर परत जो होती है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन की होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर, यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन में है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड Pu24294 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें हो जाएगी 148। कितनी हो जाएगी, 148 हो जाएगी। देखिए द्रव्यमान संख्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 242 दिया हुआ है, और परमाणु संख्या कितना है, तो 94 है। परमाणु क्रमांक जो है वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 242 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा द्रव्यमान, ये हो जाएगा आपका 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन में कि CNG मुख्य रूप से बनी है किसकी। सही आंसर हो जाएगा मीथेन से। CNG मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, तो मीथेन से बने होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है कि दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के सामान्य शर्त क्या है। सही आंसर शर्त होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, निम्नलिखित से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सही आंसर है मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल को जो है आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 83 नंबर, जिप्सम है क्या। जिप्सम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 2H2O। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर में कि निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद व युग्मकोद्भिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्तजीवी होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 85 नंबर क्वेश्चन में दिया कि नीलम का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या रहा है, थोड़ा सा
धुंधला थोड़ा सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा Al2O3, नीलम का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Al2O3। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो एडिसन का जो रोग है, एडिसन का रोग वह थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। दिए गए विकल्पों में एडिसन रोग थायराइड ग्रंथि के विकृति से संबंधित नहीं है, बल्कि यह अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कि एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है इससे संबंधित है। और उल्लेखनीय है कि अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स में विकृति आने से उपापचयी संबंधी बीमारी को एडिसन रोग कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 88 नंबर में सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके कि क्या। सही आंसर हो जाएगा कि CS2 में विलयशील है, CS2 में जो है यह विलयशील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर की वृक्क नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 89 नंबर का वो हो जाएगा आपका 89 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जवस्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्रावन करती है, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है अब आइए हम लोग देखेंगे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है किस पे। सही आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण यानी कि संवेग के संरक्षण का जो सिद्धांत है वह रॉकेट की प्रणाली उसी पे जो है उसी सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के नियम तथा न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। क्या हो जाएगा? रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के नियम तथा न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है, अर्थात सर्किट से निकलने वाली गैस जितने वेग से नीचे की ओर निकलती है वही गैस है रॉकेट को ऊपर जाने के लिए संवेग प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स ये था इस सेट का आज का GK/GS करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जाम हुए उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रिजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसका PDF जो है आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।